मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 7। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समघातता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल को क्या कहेंगे? सिद्धांत। और होमोजेनिटी का मतलब हो गया समघातता। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आज का टॉपिक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको मैंने होमवर्क दिया था टेबल 1 और टेबल 2 अच्छे से याद करने। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों ने उसको याद कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ये कहता है कि ईच टर्म ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन हैज़ द सेम डायमेंशन। यानी किसी भौतिक समीकरण, फिजिकल इक्वेशन, ये जो फिजिकल इक्वेशन है इसको हिंदी में क्या कहेंगे? भौतिक समीकरण। किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद का वीमा समान होता है। वीमा किसको कहते हैं? डायमेंशन को। डायमेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वीमा। यानी किसी फिजिकल इक्वेशन के सारे टर्म का यानी प्रत्येक पद का वीमा समान होता है। इच टर्म का मतलब हो गया प्रत्येक पद। इच टर्म ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन यानी किसी फिजिकल इक्वेशन के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक इक्वेशन यहां पर लिखा हुआ है a प्लस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर बाई डी बराबर एफ जी। तो इस इक्वेशन में आप गिनकर बताएं कि कितना टर्म है। इस इक्वेशन में कितने टर्म है, इसको हम लोग काउंट कैसे करते हैं? तो देखिए, दो टर्म को हम अलग अलग तब मानेंगे जब उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। दो टर्म को हम अलग अलग यानी सेपरेट तब कहेंगे जब उसके बीच में प्लस का या माइनस का साइन हो। तो देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म हो गया बी टी। क्योंकि बी और टी के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये दोनों एक टर्म होगा। फिर यहाँ इसके और इसके बीच में माइनस साइन है तो इसका मतलब यह अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। तो फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है बी टी, थर्ड टर्म है सी टी स्क्वायर बाई डी और फोर्थ टर्म है एफ जी। यानी यहाँ पर इस इक्वेशन में 4 टर्म है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। किसी भी फिजिकल इक्वेशन के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद का वीमा समान होता है। तो यहाँ पर जो फिजिकल इक्वेशन मैंने लिया इसमें 4 टर्म है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार चारों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। फर्स्ट टर्म है ए, तो ए का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा? सेकेंड टर्म के बराबर, बी टी के बराबर। इसका डायमेंशन थर्ड टर्म के बराबर होगा और इसका डायमेंशन फोर्थ टर्म के बराबर होगा। यानी चारों टर्म का यहाँ पर डायमेंशन सेम होगा। ऐसा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या स्टेटमेंट है? इच टर्म ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन यानी किसी फिजिकल इक्वेशन के प्रत्येक टर्म का, प्रत्येक पद का हैज द सेम डायमेंशन, प्रत्येक पद का डायमेंशन सेम होता है। तो इस इक्वेशन में 4 टर्म है। फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है बी टी, थर्ड टर्म है सी टी स्क्वायर बाई डी और लास्ट टर्म है यानी फोर्थ टर्म है एफ इंटू जी। तो चारों टर्म का यहाँ पर देखिए मैंने डायमेंशन बराबर लिखा है। फर्स्ट टर्म हो गया ए का डायमेंशन किसके बराबर है? सेकेंड टर्म के बराबर। सेकेंड टर्म का डायमेंशन थर्ड टर्म के बराबर है और थर्ड टर्म का डायमेंशन फोर्थ टर्म के बराबर है। यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे आप मत काउंट करिएगा टर्म को, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि दो टर्म को अलग अलग तब मानेंगे जब बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो। तो यहाँ देखो इसके बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये अलग टर्म हुआ और ये अलग टर्म हुआ। फिर इसके बीच में माइनस का साइन है तो ये अलग टर्म होगा। ठीक है, ये सब मिलकर एक टर्म हुआ। ये जो सी टी स्क्वायर बाई डी लिखा हुआ है, सी टी स्क्वायर बाई डी, ये सब मिलकर क्या हो गया? एक टर्म।
और ये दोनों मिलकर एक टर्म हुआ क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस होता तो ये दोनों अलग अलग टर्म होता, लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड रहने पर एक ही टर्म काउंट होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में 4 टर्म है, चारों का डायमेंशन सेम होगा। अभी आप लोगों को लिखना बिल्कुल नहीं है, केवल समझने पर ध्यान दीजिए। जब मैं कहूँगा लिखने तभी आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी केवल समझिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन के सारे टर्म का डायमेंशन सेम होता है। पहले इस बात को समझ लीजिए। हम सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको समझाने के लिए। एक और फिजिकल इक्वेशन आप देखिए, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा टी इज इक्वल टू गामा। ठीक है, इस इक्वेशन में 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म है अल्फा, सेकेंड टर्म है बीटा टी और थर्ड टर्म है गामा। तीनों का डायमेंशन सेम होगा। फर्स्ट टर्म है अल्फा, तो अल्फा का डायमेंशन, ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है डायमेंशन। सेकेंड टर्म है बीटा टी, इसका डायमेंशन, और थर्ड टर्म है गामा, इसका डायमेंशन बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन के सारे टर्म का डायमेंशन सेम होता है। तो फर्स्ट टर्म है अल्फा, इसका डायमेंशन, सेकेंड टर्म है बीटा टी, इसका डायमेंशन, और थर्ड टर्म है गामा, इसका डायमेंशन बराबर होगा। यहाँ पर देखिए इस दोनों को मैंने अलग अलग टर्म इसलिए माना है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, F इक्वल टू एम ए। यह जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कितना टर्म है? इस इक्वेशन में केवल 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म है F और सेकेंड टर्म है एम ए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार इस दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। m और a के बीच में देख रहे हैं प्लस नहीं है, माइनस भी नहीं है। तो जब तक प्लस या माइनस नहीं आएगा तब तक हम टर्म को अलग अलग नहीं मानेंगे, एक ही टर्म मानेंगे। यहाँ पर m और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये एक टर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टर्म है तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। अब आइए इस बात को समझने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। 2 kg प्लस 3 kg बराबर होता है 5 kg। ठीक है, 3 मीटर माइनस 2 मीटर बराबर होता है 1 मीटर। 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 4 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जब हम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 6 न्यूटन में जब 1 न्यूटन घटाएंगे तो 5 न्यूटन होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ देखिए ये केजी किसका एसआई यूनिट है? मास का। किस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई मात्रक केजी होता है? मास का। तो ये 2 kg का मतलब क्या हो गया? ये मास है। ये 3 kg क्या है? ये भी मास है। और 5 kg क्या है? ये भी मास है। इसका मतलब मास में हम मास को जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मास। ये 3 मीटर क्या है? लेंथ। 2 मीटर क्या है? लेंथ। तो लेंथ में जब लेंथ घटाएंगे तो क्या मिलेगा? लेंथ। ये मीटर पर सेकंड किसका ऐसा यूनिट है? वेलोसिटी का। तो 6 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी है। इसमें हमने घटा दिया 2 मीटर पर सेकंड, ये भी वेलोसिटी है। तो क्या मिल गया? 4 मीटर पर सेकंड, ये भी वेलोसिटी है। तो मात्रक को देखकर पहचानिए कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मैंने मीटर में जब मीटर घटाया तो मीटर मिला, केजी में जब केजी ऐड किया तो केजी मिला। इसका मतलब मास में जब भी मास ऐड करेंगे तो मास मिलेगा। लेंथ में जब भी लेंथ घटाएंगे तो लेंथ ही मिलेगा। वेलोसिटी में जब भी वेलोसिटी घटाएंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये भी एक्सेलरेशन हो गया, और ये क्या मिला? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में यानी त्वरण में जब त्वरण को जोड़ेंगे तो त्वरण ही मिलेगा। और ये न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? फोर्स का। तो 6 न्यूटन ये फोर्स है, 1 न्यूटन ये भी फोर्स है, और 5 न्यूटन ये भी फोर्स है। तो फोर्स में फोर्स घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? फोर्स। अब यहां पर देखो 5 kg में 2 मीटर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? सोच के बताना। 5 kg में अगर हम 2 मीटर ऐड करेंगे तो ये ऐड होगा ही नहीं। ये गलत क्वेश्चन है, ये नहीं होगा एडिशन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो मास है और ये लेंथ है। तो मास का डायमेंशन m होता है और लेंथ का डायमेंशन l होता है।
ठीक है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, इसका डायमेंशन किसके बराबर है, मास के बराबर, यानी m। इसका डायमेंशन कितना है, m, और इसका डायमेंशन क्या है, m। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है तभी उसको आप जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा तभी वो जुटेगा या घटेगा। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ऐसा कोई नियम नहीं है। दो फिजिकल क्वांटिटी को हम कब जोड़ सकते हैं, जब डायमेंशन सेम हो। कब घटा सकते हैं, जब डायमेंशन सेम हो। कब गुना कर सकते हैं, जब डायमेंशन सेम हो या डिफरेंट हो। यानी गुना करने में क्या है, कोई नियम नहीं है। दो भौतिक राशि को आप कभी भी गुना कर सकते हैं, चाहे डायमेंशन सेम हो या डिफरेंट हो। ठीक है, और दो फिजिकल क्वांटिटी को आप कभी भी भाग दे सकते हैं, चाहे डायमेंशन सेम हो या डिफरेंट हो। लेकिन जोड़ और घटाव में याद रखिएगा, तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब डायमेंशन सेम हो। यहाँ देखिए, फोर्स में ये फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो फोर्स में हमने फोर्स को घटा दिया और घट कर क्या निकला, फोर्स। क्योंकि इसका ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। इसका भी डायमेंशन mlt-2, इसका भी डायमेंशन mlt-2, इसका भी डायमेंशन निकला mlt-2। अब यहाँ पर देखो, 3 मीटर में 1 सेकेंड घटाएंगे तो क्या निकलेगा। 3 मीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ, और 1 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, टाइम। तो लेंथ में टाइम नहीं घटेगा, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी तभी घटेगा जब उसका डायमेंशन सेम हो। सोच के ही हंसी आता है कि 3 मीटर में 1 सेकेंड कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो दो फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं घट रहा है यहाँ पर, क्योंकि डायमेंशन इसका अलग अलग है। 6 मीटर पर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐड होगा या नहीं होगा, सोचो जरा। ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन lt-1 होता है, इसका lt-2 होता है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी कब ऐड होता है, जब डायमेंशन सेम हो। यहाँ पर डायमेंशन अलग अलग है, तो इसलिए ये दोनों ऐड नहीं होगा। यहाँ पर 6 न्यूटन में 2 kg घटेगा, ये भी नहीं घटेगा, क्योंकि ये फोर्स है और ये मास है, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। 5 घंटा यानी 5 आवर प्लस 3 मीटर ये ऐड होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 5 घंटा ये टाइम है और 3 मीटर ये लेंथ है। टाइम का डायमेंशन t होता है, लेंथ का डायमेंशन l होता है, तो इसलिए ये दोनों भी ऐड नहीं होगा। इसका मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं या तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो, और ऐड करने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा उसका भी वही डायमेंशन होगा। जैसे मास में मास ऐड हुआ तो क्या मिल गया, मास मिल गया। इसका मतलब m + m बराबर m, यानी मास में मास ऐड होगा तो मास मिलेगा। ये क्या है, लेंथ, तो l - l, यानी लेंथ में लेंथ घटाएंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ। l - l बराबर l। ये क्या है, lt-1 -lt-1 बराबर lt-1। lt-2 + lt-2 बराबर lt-2। mlt-2 - mlt-2 बराबर mlt-2। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या 2 kg में 3 ग्राम ऐड होगा। 2 kg में 3 ग्राम ऐड होगा या नहीं होगा, तो ये ऐड हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि 2 kg जो है ये मास है। 2 kg, ये kg किसका यूनिट होता है, मास का, और ये ग्राम भी किसका यूनिट है, ये भी तो मास का ही यूनिट है। मास का ऐसा यूनिट होता है kg, CGS यूनिट होता है ग्राम। तो ये दोनों मास है, दोनों का डायमेंशन m है, तो ये दोनों ऐड होकर क्या देगा, मास ही देगा। यानी 2 kg में 3 ग्राम ऐड होगा तो क्या मिल जाएगा। कैसे इसको ऐड करेंगे, तो 2 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 2 kg का मतलब 2000 ग्राम, 2000 ग्राम में 3 ग्राम ऐड करेंगे तो 2003 ग्राम होगा, 2003 ग्राम। इसका मतलब ये भी मास मिल गया, तो मास में हम मास ऐड करेंगे तो मास मिलेगा। क्या 6 मीटर में 5 सेंटीमीटर घटेगा, तो ये घटेगा, क्योंकि 6 मीटर ये भी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर ये भी लेंथ है, घटने के बाद जो मिलेगा वो भी लेंथ मिलेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पर देखिए, अल्फा में हमने किसको जोड़ा है, बीटा टी को। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब डायमेंशन सेम हो।
तो अल्फा का डायमेंशन अगर बीटा टी के बराबर है तभी ना ये दोनों जोड़ सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि दो फिजिकल क्वांटिटी तब ऐड होगा या तब सब्ट्रैक्ट होगा जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो अल्फा का डायमेंशन बीटा टी के बराबर है। अच्छा, इस दोनों को जोड़ने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर मिल रहा है गामा, उसका भी वही डायमेंशन होगा जो इस दोनों का होगा। इसका मतलब तीनों का डायमेंशन सेम होगा। अगर मान लो ये लेंथ है तो लेंथ में क्या ऐड होगा, लेंथ, और जुटने के बाद क्या मिलेगा, लेंथ। इस इक्वेशन में चार टर्म है। मान लीजिए ये वेलोसिटी है तो ये भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी, ये भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी, और ये भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी में अगर हम वेलोसिटी ऐड करेंगे और फिर वेलोसिटी घटाएंगे तो फिर मिलेगा क्या, वेलोसिटी मिलेगा। जैसे वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड में हम ऐड करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, अब फिर वेलोसिटी घटा देंगे 3 मीटर पर सेकेंड, तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, तो 6 + 2 8, 8 - 3 5, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी में अगर हम वेलोसिटी ऐड करें और फिर वेलोसिटी घटा दें तो फाइनली क्या मिलेगा, वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पर देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी को तब जोड़ सकते हैं या तब घटा सकते हैं जब डायमेंशन सेम हो। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है किसी भी फिजिकल इक्वेशन के सभी टर्म का डायमेंशन सेम होगा। अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में दो टर्म है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तीन टर्म है तो तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा, चार टर्म है तो चारों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है। अच्छा, इधर क्या सीखे कि दो फिजिकल क्वांटिटी को कब जोड़ सकते हैं, जब डायमेंशन सेम हो, कब घटा सकते हैं, जब डायमेंशन सेम हो, और जोड़ने और घटाने के बाद वही डायमेंशन आता है। लेकिन गुना और भाग कभी भी किया जा सकता है। दो फिजिकल क्वांटिटी को आप कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे उसका डायमेंशन सेम हो या ना हो। इसको भी हम समझाते हैं। यहां पर देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 सेकेंड से, तो क्या मिल जाएगा, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलेगा। अब यहां पर देखिए एक सेकेंड कैंसिल होगा, यहां भी सेकेंड है और यहां सेकेंड स्क्वायर है, मतलब 2 सेकेंड है, तो एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जब हमने 3 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, 6 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये 3 सेकेंड क्या है, टाइम है। तो एक्सेलरेशन और टाइम को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी मिल गया। तो एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर वेलोसिटी मिल गया। ठीक है। तो यहां पर देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 होता है, टाइम का डायमेंशन t होता है, और वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है। यहां पर देखिए ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अलग अलग है, फिर भी मल्टीप्लाई हो गया। 6 मीटर को जब हम डिवाइड करेंगे 2 सेकेंड से तो क्या मिलेगा, तो 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3 मिलेगा, और मीटर को सेकेंड से डिवाइड करने पर मीटर पर सेकेंड मिलेगा। तो यहां पर देखो 6 मीटर क्या है, ये लेंथ है, 6 मीटर क्या है, लेंथ, लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट है, और 2 सेकेंड क्या है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने टाइम से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वेलोसिटी मिल गया। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, फिर भी दोनों का डिवीजन हो रहा है। इसका मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को हम कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कभी भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए यह कोई ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन सेम हो। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है तो भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अलग अलग है तो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जोड़ और घटाव का नियम क्या है कि दो भौतिक राशि को तभी हम जोड़ सकते हैं या तभी हम घटा सकते हैं जब डायमेंशन सेम हो, और जोड़ने घटाने के बाद जो डायमेंशन आएगा वो वही आएगा जो दोनों का था।
अब देखिए, ऑल नंबर्स, जितनी भी संख्याएं हैं, नंबर को हम यहां पर एक्स से डिनोट कर रहे हैं। एंगल, एंगल को कोण कहते हैं, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। टीएफ का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। एंड आईटीएफ, आईटीएफ का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये सभी क्या है? डायमेंशनलेस। ये सभी क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, और जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता उसके डायमेंशन को m0, l0, t0 लिखते हैं या फिर 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये x क्या है? ये x नंबर है, तो x का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? 1। जितना भी नंबर है सबका डायमेंशन 1 होगा, मतलब वो डायमेंशन लेस होता है। जैसे अगर कोई पूछ दे, मान लो 5 एक नंबर है, 5 का डायमेंशन क्या होगा? तो 1। 6 का डायमेंशन 1, 7 का डायमेंशन 1। कोई भी नंबर ले लो। पाई, पाई एक नंबर है जिसका वैल्यू 22/7 होता है, 3.14। पाई का डायमेंशन 1। ठीक है, तो दुनिया में जितना भी नंबर है सबका डायमेंशन 1 होता है, यानी ये डायमेंशन लेस होता है। दुनिया में जितना भी एंगल है, एंगल जैसे 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी एंगल ले लो, वो सब डायमेंशन लेस होता है। क्योंकि देखो, डायमेंशन जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी का होता है। लेंथ का डायमेंशन l होता है, मास का डायमेंशन m होता है। ये नंबर का डायमेंशन नहीं होता, एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता। अब साइन थीटा क्या है? साइन थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैंने लिखा है कि जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, एंगल हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सभी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। इस बात को अच्छे से सेट कर लो। ऑल नंबर्स आर डायमेंशन लेस, ऑल एंगल्स आर डायमेंशन लेस, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशन लेस। साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका मतलब इसका डायमेंशन हम 1 लिखेंगे या m0, l0, t0 लिखेंगे। तो साइन थीटा का डायमेंशन 1 क्यों हुआ? जरा सोचो। साइन थीटा एक नंबर है। कैसे? जब साइन 30 डिग्री का आप वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप क्या लिखते हैं? 1/2। ठीक है, अगर हम 30 डिग्री को इधर रखें और साइन को उठा के इधर कर दें, साइन को उठा के यहाँ से इधर ले आएं, तो इधर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन 30 डिग्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और साइन इनवर्स 1/2 क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर 45 डिग्री रहने दो और इस tan को उठा के इधर कर दो, तो tan इधर आके tan इनवर्स होगा। tan इनवर्स 1 बराबर 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये tan 45 क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और tan इनवर्स 1 क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, यानी एक नंबर मिल रहा है। तो साइन 30 डिग्री का डायमेंशन अगर आपसे कोई पूछे, साइन 30 डिग्री का डायमेंशन बताओ, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू चूंकि 1/2 होता है, यानी एक नंबर होता है, इसलिए ये डायमेंशन लेस होगा। अभी अभी मैंने बताया कि कोई भी नंबर हो उसका डायमेंशन 1 होता है। तो साइन 30 डिग्री क्या है? एक नंबर है। tan 45 डिग्री क्या है? एक नंबर है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो आप लिखते हो उसका वैल्यू एक नंबर होता है और इसीलिए उसका डायमेंशन 1 होता है। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और इसीलिए इसका डायमेंशन 1 होगा। साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x जो है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि इसके ऊपर इनवर्स का साइन है। इसका डायमेंशन 1 क्यों होगा? तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 30 डिग्री। अगर कोई आपसे पूछे साइन इनवर्स 1/2 का मान बताओ, तो 30 डिग्री होगा। tan इनवर्स 1 का मान बताओ, 45 डिग्री होगा। इसका मतलब जितना भी ये इनवर्स वाला फंक्शन है सबका मान एक एंगल में आएगा। जैसे tan इनवर्स 1 का मान किस में आ रहा है? एंगल में आ रहा है। साइन इनवर्स 1/2 का मान किस में आ रहा है? एंगल में आ रहा है।
तो ये चूंकि इसका वैल्यू एक एंगल के बराबर होता है इसीलिए, और एंगल डायमेंशनलेस होता है, एंगल का भी तो कोई डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए इसका डायमेंशन 1 लिखते हैं। क्लियर हो गया? यानी नंबर का डायमेंशन, एंगल का डायमेंशन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, ये सब डायमेंशनलेस होता है। एक चीज याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट क्या होता है? आईपी का मतलब हो गया इनपुट और ओपी का मतलब हो गया आउटपुट। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट होता है थीटा यानी एंगल और आउटपुट होता है एक्स यानी नंबर, जबकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट होता है नंबर और आउटपुट होता है एंगल। इस बात को फिर से समझिए, cos 60 डिग्री बराबर हम लिखते हैं 1/2, लिखते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये cos 60 डिग्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर मैंने इनपुट क्या दिया? एंगल, और इसका आउटपुट क्या मिला? नंबर। अब उल्टा करके लिखो, 60 डिग्री बराबर क्या होगा? cos को इधर ले जाके लिखो, cos इनवर्स 1/2, यानी cos इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनपुट क्या डाला गया? नंबर, ये नंबर है, ये नंबर है x, और आउटपुट क्या मिल गया? थीटा। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डाला जाता है एंगल और मिलता है नंबर, इनवर्स फंक्शन के अंदर नंबर डाला जाता है और मिलता है एंगल। तो नंबर हो या एंगल हो, ये सब डायमेंशनलेस होता है। अब देखिए, log x, लॉगरिथम आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, log x एंड e पर पावर x आर डायमेंशनलेस। log x डायमेंशनलेस होता है, सोचो क्यों? क्योंकि log के अंदर जो x है, ये x एक नंबर है, ठीक है? log के अंदर जो x देख रहे हो, ये x नंबर है, तो log के अंदर जब भी नंबर डालिएगा तो उसका वैल्यू एक नंबर भी आएगा। जैसे आप देखो, log के अंदर मैंने डाला 2, log के अंदर क्या डाला? 2, तो 2 क्या है? एक नंबर है, तो log 2 का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? 0.3010, तो यह भी तो एक नंबर है। log के अंदर जब भी एक नंबर डालेंगे तो इसका वैल्यू एक नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब log x का जो वैल्यू मिलेगा, चाहे log 2 लो, log 3 लो, log 6 लो, log 10 लो, log 100 लो, log कुछ भी लो, उसका वैल्यू एक नंबर में ही मिलेगा। तो नंबर का डायमेंशन क्या होगा? log x एक नंबर है, log 2 एक नंबर है, log 3 एक नंबर है, log 10 नंबर है, log x नंबर है, और नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, यानी 1 होता है। उसी प्रकार ये e क्या है? ये e का मतलब होता है 2.71, e का वैल्यू क्या होता है? 2.71, और इसको एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे पाई, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? पाई, और पाई का वैल्यू क्या लिखते हैं? 3.14। उसी तरह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ई को पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, ये एक्सपोनेंशियल नंबर कहलाता है, और इसका वैल्यू फिक्स है। कितना? जैसे पाई का वैल्यू फिक्स होता है 22/7 या 3.14, वैसे ई का वैल्यू फिक्स है 2.71। अब देखो, ई पर पावर अगर हम 1 लिखते हैं तो इसका वैल्यू ई होगा, यानी 2.71। ई पर पावर अगर 2 लिखते हैं तो इसका वैल्यू ई को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ई इंटू ई, यानी 2.71 इंटू 2.71, तो इसका वैल्यू होगा 7.344। ई पर पावर एक्स, एक्स क्या है? नंबर, ये ई पर पावर 2 हो सकता है, ई पर पावर 3 हो सकता है, ई पर पावर 4 हो सकता है। तो ई पर पावर कुछ भी डालोगे, जो भी नंबर डालोगे, तो इसका वैल्यू जो मिलेगा वो नंबर में ही मिलेगा। जैसे किसी ने पूछा ई स्क्वायर का डायमेंशन बोलो, तो ई स्क्वायर का मतलब एक नंबर होता है, तो उसका डायमेंशन 1 होगा। ई क्यूब का डायमेंशन बोलो, तो ई क्यूब का वैल्यू एक नंबर होगा, इसका डायमेंशन 1 होगा। ई पर पावर एक्स का डायमेंशन बोलो, ई पर पावर एक्स एक नंबर होगा। ये ई क्या है? नंबर, एक्स क्या है? नंबर, नंबर पर हमेशा नंबर ही पावर डाला जाता है, और इसका वैल्यू भी नंबर में मिलेगा, तो नंबर का डायमेंशन 1 होता है। इसका मतलब log x और ई पर पावर एक्स दोनों डायमेंशनलेस है। जितना भी नंबर है, जितना भी एंगल है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, log x, ई पर पावर x, ये सभी डायमेंशनलेस होते हैं। इस बात को अच्छे से याद कर लो, ठीक है?
अगला पॉइंट समझिए, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी ए इज डायमेंशनलेस देन डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू m0 l0 t0 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, इफ का मतलब क्या हो गया, यदि, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भौतिक राशि। तो यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है जो कि डायमेंशनलेस है, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है जो डायमेंशनलेस है, तो ए का डायमेंशन आप क्या लिखेंगे? तो ए का डायमेंशन लिखेंगे m0 l0 t0 या फिर 1 लिखेंगे। यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस हिंदी में कहते हैं विमाहीन, जिस भौतिक राशि का कोई बीमा ना हो उसको हम बीमाहीन कहते हैं। जिस फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन ना हो उसको डायमेंशन लेस कहते हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा यानी डायमेंशन लेस होगा, उसका डायमेंशन हम लिखते हैं m0 l0 t0 या 1 लिखते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ इच टर्म का मतलब होता है प्रत्येक टर्म ऑफ एन इक्वेशन, यदि किसी इक्वेशन के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम हो देन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो वह डायमेंशनली करेक्ट होगा। क्या मैंने कहा? यदि किसी इक्वेशन, इफ इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, पढ़िए क्या लिखा हुआ, इफ इच टर्म ऑफ एन इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन, यदि किसी इक्वेशन के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम हो देन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो वह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, यानी विमीय रूप से शुद्ध होगा, सही होगा। ठीक है, मान लो यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यह एक इक्वेशन है, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा ये इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर बताइए u क्या है? u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं आरंभिक वेग। u का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग। v का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। a का मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। t का मतलब टाइम, सभी कोई जानते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी, यह एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म है v, सेकेंड टर्म है u और थर्ड टर्म है ए टी। ठीक है, आप गिन कर देख लीजिए इसमें कितने टर्म है। 3 टर्म है। क्या तीनों का डायमेंशन सेम है? आप चेक करके बताइए। तो ये v का मतलब क्या होता है? v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन तो वेलोसिटी के ही बराबर होगा, तो lt माइनस 1 लिखेंगे। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा, lt माइनस 1। और थर्ड टर्म क्या है? a इंटू टी। a का मतलब एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन होगा lt माइनस 2। इंटू टाइम है तो इंटू टी कर देंगे। अब t माइनस 2 इंटू टी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो -2 में जब 1 ऐड करेंगे तो -1, तो क्या मिल गया? lt माइनस 1। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पहला टर्म है v, इसका डायमेंशन lt माइनस 1, सेकेंड टर्म है u, इसका भी डायमेंशन lt माइनस 1, और थर्ड टर्म है a इंटू टी, इसका भी डायमेंशन lt माइनस 1। तो चूंकि तीनों का डायमेंशन सेम है इसलिए यह जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। ये कैपिटल D का मतलब हो गया डायमेंशनली करेक्ट। तो अगर आपको कोई बोले कि यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसको आप चेक करके बताओ या इसका पता लगाओ, तो आप क्या करोगे? तो उस इक्वेशन में पहले तो ये देखोगे कि कितने टर्म है, सारे टर्म का एक एक करके आप डायमेंशन निकालोगे। अगर सारे टर्म का डायमेंशन सेम आ गया तो समझ लेना डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होता है, यानी विमीय रूप से सही तब माना जाता है जब उसके सारे टर्म का डायमेंशन सेम हो जाए। अब यहां पर देखिए एक दूसरा इक्वेशन मैंने लिया है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन में भी 3 टर्म है। इस इक्वेशन में कितने टर्म है? 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म है v स्क्वायर, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt माइनस 1। जब इसको आप स्क्वायर करोगे तो l का स्क्वायर l स्क्वायर, और ये -1 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? t माइनस 2। फिर सेकेंड टर्म क्या है? u स्क्वायर, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां पर भी lt माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर t माइनस 2। और थर्ड टर्म क्या है? 2as, तो 2 क्या है? नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसको हम छोड़ देते हैं।
ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन होगा लेंथ के बराबर यानी एल। अब देखो एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब चेक करो तीनों टर्म का डायमेंशन सेम आया कि नहीं, आ गया, तो इसका मतलब यह जो इक्वेशन है यह डायमेंशनली करेक्ट है। तो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब उसके सारे टर्म का डायमेंशन सेम होगा। अब यहां पर देखिए एक तीसरा इक्वेशन मैंने लिया है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में भी तीन टर्म है। फर्स्ट टर्म है s, तो s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, तो लेंथ l हो गया इसका डायमेंशन। सेकेंड टर्म है यू टी, इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, u का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, इसका डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन, इंटू टी का मतलब टाइम, तो टी। अब देखो यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, तो -1 और +1 जब ऐड होगा तो टी पर पावर 0 हो गया, टी पर पावर 0 1 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा l इंटू वन एल, या ऐसे समझो t-1 और t+1 कैंसिल हो गया तो l बच गया। अब थर्ड टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ए का मतलब क्या हो गया एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन होगा एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ये टी माइनस टू और टी प्लस टू कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया एल। इसका मतलब इस इक्वेशन में तीन टर्म है और तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, इसका मतलब यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है। तो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब उसके सारे टर्म का डायमेंशन सेम होगा। अब देखिए कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट कब होता है, फिजिकली करेक्ट का मतलब होता है भौतिक रूप से कब वो सही होगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होता है जब उसके प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम हो। अब पढ़िए फिजिकली करेक्ट कब होता है। इफ एन इक्वेशन इज 100% करेक्ट, अगर कोई इक्वेशन 100% करेक्ट है यानी एकदम 100% सही है, तो वह फिजिकली करेक्ट होगा। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन में कोई भी गलती है तो बताओ, v बराबर यू प्लस ए टी, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर हम यहां पर जबरदस्ती एक नंबर घुसा दें 6, v इक्वल टू 6u प्लस ए टी, तब ये गलत हो जाएगा। या यहां पर हम ए टी स्क्वायर लिख दें तो गलत हो जाएगा, या यहां पर 7 डाल दें तो गलत हो जाएगा, या हम लिख दें v इक्वल टू यू प्लस 180 तो गलत हो जाएगा। लेकिन v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, इसमें थोड़ा सा भी गलती नहीं है, तो इसका मतलब यह इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यह भी फिजिकली करेक्ट है। अगर हम लिख दें v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 20as, 2 के जगह हम 20 कर दें तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। या हम लिख दें v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as क्यूब, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सब इक्वेशन क्या है 100% करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। किसी इक्वेशन को गलत लिखना है तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो उस इक्वेशन में नंबर चेंज कर दो, या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पावर चेंज कर दो, या फिजिकल क्वांटिटी को सीधा चेंज कर दो। अब v स्क्वायर है तो यहाँ v क्यूब जैसे ही लिखेंगे या v पर पावर 4 जैसे लिखेंगे तो इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। या यहाँ कोई नंबर जबरदस्ती डाल दें, 6 डाल दें, 7 डाल दें, 100 डाल दें, तो ये इक्वेशन रॉन्ग होगा। हालांकि ये सब इक्वेशन अभी फिजिकली करेक्ट है। F बराबर ma, यह इक्वेशन बिल्कुल सही है, ये फिजिकली करेक्ट है। P करेक्ट मतलब फिजिकली करेक्ट। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फिजिकली करेक्ट है। अगर हम लिख दें F बराबर 6ma तो फिजिकली रॉन्ग होगा। अगर लिख दें S बराबर 6ut प्लस 180 स्क्वायर तो फिजिकली रॉन्ग होगा। लेकिन अभी जितना भी इक्वेशन मैंने लिखा है ये सब फिजिकली करेक्ट है। क्लियर। तो कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट कब होगा, कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट तब होगा जब वो 100% करेक्ट हो। कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, जब प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम हो, इच टर्म हैज सेम डायमेंशन, इच टर्म हैज सेम डायमेंशन। जब प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम हो तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल यहां पर हम दे रहे हैं। यहां पर एग्जांपल मैंने लिया है
v इक्वल टू 6u प्लस 980। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यह इक्वेशन रॉन्ग है, फिजिकली रॉन्ग है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है p रॉन्ग। p रॉन्ग का मतलब फिजिकली रॉन्ग, क्योंकि आप सभी कोई जानते हैं कि v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, जबकि यहां पर मैंने लिखा v इक्वल टू 6u प्लस 980। तो यह इक्वेशन 100% करेक्ट नहीं है, इसलिए ये फिजिकली रॉन्ग हो गया। लेकिन डायमेंशनली राइट है या रॉन्ग, इस बात का पता लगाने के लिए इस इक्वेशन में देखिए 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म है v, सेकेंड टर्म है 6u और थर्ड टर्म है 980। तीनों का डायमेंशन हम निकालते हैं। v का डायमेंशन LT-1, 6u, 6 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। u का डायमेंशन LT-1, 9 एक नंबर है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। a का मतलब एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन LT-2 इंटू टी LT-1, ये -2 और ये 1 ऐड हो जाएगा तो ये कितना निकलेगा -1। तो यहां पर देख रहे हैं कि तीनों का डायमेंशन सेम आ गया। तो इस इक्वेशन में 3 टर्म है और तीनों का डायमेंशन सेम आ गया, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ध्यान से देखिए, यह जो इक्वेशन है यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली रॉन्ग है। नेक्स्ट लेते हैं F इक्वल टू 10 ma। F इक्वल टू 10 ma, आप सभी जानते हैं F इक्वल टू ma होता है। F इक्वल टू 10 ma, ये फिजिकली रॉन्ग है, फिजिकली रॉन्ग है। अब डायमेंशनली राइट है या रॉन्ग, इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे? तो इसके सारे टर्म का हम डायमेंशन निकालेंगे। इस इक्वेशन में 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म है f का डायमेंशन MLT-2, क्योंकि f का मतलब फोर्स होता है। और सेकेंड टर्म है 10 ma, 10 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। m मास और a एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब दोनों टर्म का सेम डायमेंशन है, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है। तीसरा देखिए, v इक्वल टू यू प्लस 80 स्क्वायर। इस इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। हम सब जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस 80, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, v इक्वल टू यू प्लस 80 स्क्वायर। इसका मतलब यह इक्वेशन फिजिकली रॉन्ग है। ठीक है, अब डायमेंशनली राइट है या रॉन्ग, इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसमें 3 टर्म है, इस इक्वेशन में 3 टर्म है, तीनों का डायमेंशन आप निकालो। v का डायमेंशन LT-1, u का डायमेंशन LT-1, 80 स्क्वायर का डायमेंशन LT-2 इंटू टी स्क्वायर, ये t-2 t+2 कैंसिल हो गया l। यहां पर तीनों का डायमेंशन सेम नहीं है। फर्स्ट टर्म का डायमेंशन है LT-1, सेकेंड का है LT-1 और थर्ड टर्म का है l। तो चूंकि तीनों का डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए ये डायमेंशनली रॉन्ग है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वह डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है यानी 100% करेक्ट है तो वह डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई इक्वेशन फिजिकली रॉन्ग है तो वह डायमेंशनली राइट भी हो सकता है या रॉन्ग भी हो सकता है। फिजिकली रॉन्ग है, फिजिकली रॉन्ग है तो वह डायमेंशनली राइट भी होगा या रॉन्ग भी हो सकता है। आप देखिए, यह इक्वेशन फिजिकली रॉन्ग है तो यह डायमेंशनली भी रॉन्ग है। लेकिन यहां पर देखिए, यह भी फिजिकली रॉन्ग है लेकिन डायमेंशनली राइट है। इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन फिजिकली रॉन्ग है तो वह डायमेंशनली राइट भी हो सकता है या डायमेंशनली रॉन्ग भी हो सकता है। कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली राइट है तो वह फिजिकली राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वह फिजिकली भी रॉन्ग होगा। कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो वह फिजिकली भी रॉन्ग होगा। ठीक है, डायमेंशनली रॉन्ग है। जैसे यह इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली रॉन्ग है क्योंकि तीनों का डायमेंशन सेम नहीं है, तो डायमेंशनली रॉन्ग हो गया, इसका मतलब फिजिकली भी रॉन्ग होगा। डायमेंशनली रॉन्ग का मतलब फिजिकली रॉन्ग, डायमेंशनली राइट का मतलब फिजिकली राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी। फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। फिजिकली करेक्ट माने 100% करेक्ट हो गया तो वो तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता, नहीं भी। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अब जितनी बातों को मैंने पढ़ाया है उसको लिखने का टाइम आ गया है। आप लोग कॉपी पेन निकालें और नोट डाउन करें।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम वाले को लिखने कह रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लिखें, इसके बाद हिंदी मीडियम में दिखाएंगे। टॉपिक मैंने यहां से स्टार्ट किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखना स्टार्ट करिए, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा रुक जाइए, इंग्लिश मीडियम वाला खत्म हो जाएगा तब उसको स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल each term of a physical equation has the same dimension। इसका एग्जाम्पल लिए हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में 3 टर्म है, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है s, इसका डायमेंशन क्या होगा l, क्योंकि s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। सेकेंड टर्म क्या है u t, इसका डायमेंशन क्या होगा एल टी माइनस वन इंटू टी, क्योंकि u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, और t का मतलब टाइम, तो ये t माइनस वन और t प्लस वन कैंसिल हो गया तो बच गया l। और थर्ड टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। a का मतलब एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, टी माइनस टू टी प्लस टू कैंसिल l। तो चूंकि इस इक्वेशन में 3 टर्म है, इस इक्वेशन में 3 टर्म है, तो तीनों का डायमेंशन क्या होगा सेम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी इस प्रिंसिपल के अनुसार ईच टर्म ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन हैज द सेम डायमेंशन। किसी फिजिकल इक्वेशन, जैसे ये फिजिकल इक्वेशन है, वैसा इक्वेशन जो फिजिक्स में यूज किया जाता है उसको फिजिकल इक्वेशन कहते हैं। तो किसी फिजिकल इक्वेशन के सारे टर्म का डायमेंशन सेम होता है। यह एक फिजिकल इक्वेशन है, इसके तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। सिंस द 3 टर्म्स ऑफ द इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। चूंकि यहां पर तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, इसलिए यह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होता है, जब उसके सभी टर्म का डायमेंशन सेम हो। सेकेंड एग्जांपल देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन में भी 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म है v, इसका डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। सेकेंड टर्म है u, इसका भी डायमेंशन एल टी माइनस वन, और थर्ड टर्म है ए टी, उसका भी डायमेंशन एल टी माइनस वन। तो तीनों का डायमेंशन सेम आ गया। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, सभी का डायमेंशन सेम आएगा। और अगर सेम आएगा तो इसका मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। थर्ड टर्म ए टी, इसका भी डायमेंशन हो गया एल टी माइनस टू इंटू टी, एल टी माइनस वन। सिंस द 3 टर्म्स ऑफ द इक्वेशन हैज सेम डायमेंशन, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, देन इट मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। तो वह फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, द इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, यह दोनों इक्वेशन बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट। ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे फिजिकली करेक्ट। लेकिन s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में ये 1/2 छूट गया है, इसका मतलब ये फिजिकली रॉन्ग है। ध्यान से देखिए, आपने क्या इक्वेशन पढ़ा था, क्लास 9 या 10 में पढ़ा होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है, ये फिजिकली करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हाफ छूट गया है, तो इसका मतलब ये फिजिकली रॉन्ग है। अब डायमेंशनली चेक करो, इसमें 3 टर्म है, तीनों का डायमेंशन सेम आएगा, आप चेक कर लेना। इसमें भी 3 टर्म है, तीनों का डायमेंशन सेम आएगा, चेक कर लेना। क्योंकि 1/2 नंबर है, इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। इसका मतलब यह दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये फिजिकली करेक्ट है, ये फिजिकली रॉन्ग है। समझ में आया? यहां पर ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन पहला वाला फिजिकली करेक्ट है, दूसरा वाला फिजिकली रॉन्ग है। बट द फर्स्ट इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन इज फिजिकली रॉन्ग। इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वह फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
सेकेंड नोट पॉइंट देखिए क्या है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी ए इज डायमेंशनलेस, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए डायमेंशनलेस है, देन ए का डायमेंशन होगा m0 l0 t0 यानी 1। ऑल नंबर्स, एंगल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा एसेट्रा आर डायमेंशनलेस। जितने भी नंबर हैं, एंगल हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सभी डायमेंशनलेस है। और याद रखिएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है। log x and e पर पावर x are also dimensionless. in both expression x is also dimensionless. यहां पर देखिए log x जो है और e पर पावर x ये दोनों डायमेंशनलेस है, क्योंकि log x एक नंबर है। अच्छा, log के अंदर जो x है ये x क्या है, नंबर, तो x भी डायमेंशनलेस होगा। इन बोथ एक्सप्रेशन, इसमें और इसमें, इस दोनों में क्या है, x डायमेंशनलेस है। तो log x का डायमेंशन 1, e पर पावर x का डायमेंशन 1, x का डायमेंशन 1। कोई पूछ दे e पर पावर x का डायमेंशन 1 क्यों होता है, तो बोलना e एक नंबर है, x एक नंबर है, नंबर का पावर नंबर आएगा इसलिए डायमेंशनलेस है। log के अंदर जो x है ये भी नंबर है, और log के अंदर कोई भी नंबर डालने पर इसका वैल्यू एक नंबर ही आता है, इसलिए डायमेंशनलेस है। लास्ट नोट पॉइंट है, टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यानी जिस टर्म का डायमेंशन सेम होगा उसी को आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशन, यानी जिस टर्म का डायमेंशन सेम होगा उसी को आप ऐड कर सकते हो, उसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इन द एक्सप्रेशन a प्लस टी, यह जो एक्सप्रेशन है a प्लस टी, इसमें a और t को जोड़ा गया, इसका मतलब दो राशि को कब जोड़ा जाएगा, जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, तो a का डायमेंशन t के बराबर होगा। इन द एक्सप्रेशन b प्लस टी स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन में देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं, तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हो तो निश्चित रूप से उसका डायमेंशन सेम होगा, तभी आप ऐड कर रहे हो। इस दोनों को आप घटा रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को हम तब ऐड कर सकते हैं या तब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उसका डायमेंशन सेम हो, जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कभी भी हो सकता है, डायमेंशन सेम हो या ना हो। तो चलिए आज यहीं पर हम खत्म करते हैं। अब हिंदी वाले बच्चे का टाइम आ गया, वो लोग लिख लें, इंग्लिश वाले लिख लिए होंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आराम से लिखते रहिएगा। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी फिजिकल इक्वेशन यानी किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद का डायमेंशन समान होता है। अभी अभी मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चूंकि समीकरण के तीनों पदों का डायमेंशन समान है, अतः दिया गया समीकरण डायमेंशनली करेक्ट है। यह जो समीकरण है इसमें तीन टर्म है, तीनों का डायमेंशन सेम आ गया, एल एल एल, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब यहां पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट का ये पहला नोट पॉइंट है, यहां पर सेकेंड नोट पॉइंट, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बस आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से सारा पॉइंट समझ के याद कर लेना, ठीक है। ये 4 और 5 यहां तक मैंने आज पढ़ाया।
नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, अभी थोड़ा सा और थ्योरी बाकी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल बहुत सारा आपको हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ वो सब काम आप करते चलें। आपको मैंने बोला था टेबल 1 याद करने, आपने याद किया कि नहीं? टेबल 2 याद करने, याद किया कि नहीं? बाकी जो मैंने 30 डिराइव्ड क्वांटिटी अलग से बताया उसको प्रैक्टिस किया कि नहीं? और आज की क्लास को अच्छे से समझा कि नहीं? इसके सारे चीज़ को समझकर आप दिमाग में उसको सेट करते जाइए। नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।